मिडिल ईस्ट में गिर रही मिसाइलें सिर्फ जमीन को नहीं दहला रही बल्कि भारत के घरों के चूल्हों और इंडस्ट्री की नब्ज को भी दबा रही हैं। कतर के रास लाफान गैस फील्ड पर ईरान के हमले ने भारत के लिए एक ऐसे ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस को पैदा कर दिया है जिससे आने वाले कुछ हफ्ते बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 19 मार्च 2026 की दोपहर तक आते आते खबरें डराने वाली हो चुकी हैं। ईरान ने कतर की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे अहम एलएनजी प्रोसेसिंग साइट रास लाफान पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। यह हमला असल में एक जवाबी कार्रवाई था क्योंकि इससे पहले इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया था। आपको यह बता दें कि दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस भंडार को साझा करते हैं। कतर का यह प्लांट महज एक फैक्ट्री नहीं है, यह दुनिया की करीब 20% एलएनजी सप्लाई का एक केंद्र है। इसे कतर का क्राउन ज्वेल यानी सबसे कीमती रत्न कहा जाता है क्योंकि यहीं से गैस को लिक्विड में बदलकर जहाजों के जरिए पूरी दुनिया और खासकर एशिया में भेजा जाता है। बुधवार को हुए हमले के बाद प्लांट में भारी नुकसान की खबरें सामने आई जिससे वैश्विक बाजार में नेचुरल गैस और कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही हैं। ब्रेंट कच्चा तेल 4% उछलकर $112 प्रति बैरल हो चुका है। अब सवाल उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर कतर में लगी आग से भारत को क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है और डराने वाला भी। भारत अपनी जरूरत की कुल एलएनजी का लगभग 50 से 55% हिस्सा केवल कतर और यूएई से मंगाता है। भारत के एलएनजी आयात का आधे से ज्यादा हिस्सा उसी होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है जो इस युद्ध के कारण फिलहाल दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुका है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत ने 22.2 मिलियन टन एलएनजी मंगाई है, जिसमें से अकेले 10 मिलियन टन कतर से आई थी। विशेषज्ञों का यह मानना है कि रास लाफान में हुए नुकसान के कारण अगर ये प्लांट पूरी तरह से बंद होता है तो जंग खत्म होने के बाद भी इसे दोबारा अपनी पूरी क्षमता तक वापस लौटने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि भारत की गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम होने वाला है और उद्योगों को मिलने वाली सप्लाई फिर से काटी जा सकती है। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास कच्चे तेल का तो सामरिक भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन एलएनजी के मामले में हम खाली हाथ हैं। अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों ने आपात स्थिति के लिए गैस का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है, लेकिन भारत के पास केवल ऑपरेशनल रिजर्व है। ये रिजर्व केवल एलएनजी टर्मिनल्स में मौजूद होता है और इतना नहीं है कि 50-60 दिनों तक देश की गाड़ी को खींच सके। फिलहाल राहत की खबर बस इतनी है कि कैपलर की शिपिंग डेटा के अनुसार 10 से 26 फरवरी के बीच लोड किए गए 13 एलएनजी कार्गो अभी भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जहाज मार्च के अंत तक डिलीवरी दे देंगे, लेकिन असली संकट अप्रैल में शुरू होगा क्योंकि 2 मार्च से कतर से नया निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुका हुआ है। ये आने वाले 13 जहाज सुरक्षित रास्ता बहाल होने से पहले की आखिरी खेप हो सकते हैं। भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर कतर से सप्लाई नहीं आती तो भारत के पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे विकल्प तो हैं, लेकिन वहां से गैस मंगाना न केवल महंगा है बल्कि इसमें समय भी ज्यादा लगता है। जब गैस की कमी होगी तो सरकार सबसे पहले बिजली घरों और फर्टिलाइजर यानी खाद कंपनियों को गैस देगी, जिसका मतलब है कि शहरों में पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और ईरान के पलटवार के बीच पश्चिम एशिया के हालात एक प्रेशर कुकर की तरह हो चुके हैं। अगर ये संघर्ष मार्च के अंत तक नहीं थमा तो भारत में एलपीजी और नेचुरल गैस का संकट पहले से भी ज्यादा गहरा सकता है। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि ऊर्जा के लिए किसी एक क्षेत्र पर इतनी बड़ी निर्भरता का होना किसी जोखिम से कम नहीं होता। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि आपके किचन और आपकी कार की रफ्तार कितनी महंगी होने वाली है।